क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है प्रॉपर हाँ। उल्लासनगर। वो शहर को मैसेज ऐसे कन्वे किया गया कि पूरा शहर ही अवैध तरीके से बन रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर 2-4 प्लान गलत भी हुए होंगे या गलत बन भी गए होंगे, रोड में बने होंगे, रिजर्वेशन में बने होंगे, वायलेशन किया होगा प्लान का, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कि आज 120 का रोड है वहां पर डीपी प्लान के हिसाब से 100, लेकिन वहां पर 100 फुट पर ही रोड बन जाता है और 20 फुट इंक्रोचमेंट रोड पे खड़गवां में प्लान पास हो जाता है। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। आज लेते हैं एक मुलाकात राजा गिमनानी जी के साथ। मैं आपको बता दूं कि राजा गिमनानी जी एक बिल्डर है, उद्योगपति है हमारे उल्लासनगर शहर के, और राजनीतिक काफ़ी अच्छी पहल है इनकी। आज लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि अभी हाल ही में कल महानगर पालिका में कमिश्नर के द्वारा एक मीटिंग कॉल की गई थी। उसमें ऐसा था कि जो भी आर्किटेक्ट शहर के और बिल्डर्स को जो प्लान ऑनलाइन पुटअप करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना पहले काफ़ी समय से करना पड़ रहा है, तो उसको लेके कमिश्नर साहब ने, हमारे जो नए कमिश्नर जो आए हैं विकास डाकने जी, उन्होंने एक मीटिंग कॉल किया था राजा जी। उसमें आपने भी वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वहाँ पे भी आपने काफ़ी अच्छी अपनी बातें वहाँ पे रखी। तो कुछ कुछ बातें शहरवासियों के सामने गई, कुछ अलग मीडिया के द्वारा, और कुछ कुछ बातें अभी तक रह चुकी है। तो आप पूरी विस्तार से अगर शहरवासियों को बताएंगे कि ये जो तकलीफें जो बिल्डर्स को और आर्किटेक्ट को ऑनलाइन पुटअप करने में प्लान में जो दिक्कतें आ रही है, उसके बारे में मीटिंग में कल क्या हुआ, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? सबसे पहले जेकी भाई, मैं आपका धन्यवाद कहता हूं कि आपने शहर के प्रति इस मुद्दे को कैसे जनता तक पहुंचाना चाहिए और शहरवासियों तक जाना चाहिए, उसमें आपने एक सोच रखी। और वो सोच रखने के बाद में आपने मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए मुझे कॉल किए, और मैंने भी शहर के हित में सारे कल के जो मुद्दे थे वो थे। इसकी वजह से मैंने चाहा कि जेकी जी, आपका चैनल बहुत अच्छे से उल्लासनगर के अंदर लोग देखते हैं, तो ये जो हमारी जो भावनाएं हैं जो शहर के प्रति, हाँ, वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। सही है। और उसका सबसे बड़ा जो जरिया है, वो चौथा स्तंभ हमारी मीडिया है। सही। मैंने कल भी मीडिया पे जब आया, मैंने सबको बोला कि मीडिया को शहर के लोगों को क्या दिखाना चाहिए और शहर तक कैसे मैसेज आना चाहिए जिससे शहर का जो माहौल है वो बिगड़े नहीं, सही। और शहर के अंदर अच्छे से विकास भी हो पाए बिल्कुल। और शहर के लोग हमारे शांति से रह भी पाए। बिल्कुल। कल जो महानगर पालिका में मीटिंग रखा गया था, उसमें सब्जेक्ट ये था कि BPMC में जो महानगर पालिका में जो ऑनलाइन प्लान पुटअप करने का जो प्रोसीजर है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, और बहुत सारी दिक्कतों के लिए हम बहुत दिनों से फॉलोअप कर रहे थे। हमने माननीय ADDP साहब को भी बहुत बार हमने बोला कि आप बोलते हो कि ऑनलाइन प्लान पुटअप होने चाहिए, हाँ। लेकिन ऑनलाइन पुटअप करने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी है। हाँ। एक तो आपका प्रॉपर्टी कार्ड और आपके सनद के डॉक्यूमेंट। तो प्रॉपर्टी कार्ड जब हम डालते हैं तो उसमें एक CTS नंबर होता है। हाँ। और हमारे ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उनकी, बहुत सारे रिजर्वेशन साइड नंबर, बहुत सारे CTS नंबर ऑनलाइन में अपलोड किए ही नहीं गए। ओके। जब किए ही नहीं गए तो ऑनलाइन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन हमारे जो ADDP साहब है, उन्होंने बहुत सारी उसमें इनिशिएटिव लेके, और उनको जो जो दिक्कतें थी बहुत सारे हद तक उन्होंने वो दिक्कतें ख़त्म की। ख़त्म होने के बावजूद भी कुछ दिक्कतें रही हुई थी, जिसकी वजह से उल्लासनगर महानगर पालिका में लोग प्लान नहीं पुटअप कर रहे,
और महानगर पालिका को शहर के विकास के लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय हमारे जो कमिश्नर है ढाकने साहब, हाँ, उनके मार्गदर्शन में एक मीटिंग लगाई गई कि शहर के बिल्डरों को क्या प्रॉब्लम है, हमारे शहर में जो ऑनलाइन प्रोसीजर क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है और हमारे टाउन प्लानिंग में रेवेन्यू जनरेट क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कारपोरेशन के इंटरनल मुद्दे रहेंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय आयुक्त साहब ने एक मीटिंग का अरेंजमेंट रखा, जिसमें शहर के सभी बिल्डर्स, सभी आर्किटेक्ट और सभी जो लाइसेंस होल्डर्स है आर्किटेक्ट, उन सबको एक मंच पे महानगर पालिका के सभागृह में मीटिंग का अरेंजमेंट रखा, जहाँ पे हमने बहुत सारे मुद्दे रखे कि सर ये जो आप बोल रहे हो कि उल्लासनगर में क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है प्रॉपर उल्लासनगर, या उल्लासनगर के बिल्डर प्रॉपर क्यों नहीं आगे बढ़ के शहर के विकास के लिए आ रहे हैं। तो मैंने बोला सर ये जो आपका ऑनलाइन का जो प्रोसीजर है वो सेकेंडरी है, क्योंकि कैसा है जेके जी, आपको पता है कि उल्लासनगर में अच्छे अच्छे बिल्डर्स है, नामी ग्रामीण बिल्डर, यानी कि जैसे आप पकड़ेंगे तो ठारवानी ग्रुप है, या आपके रिजेंसी ग्रुप है, कोहिनूर ग्रुप है, ऐसे कई ग्रुप्स है जो उल्लासनगर के अंदर रहते हैं, उल्लासनगर से प्रेम करते हैं, उसके बावजूद भी उल्लासनगर के अंदर काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे शहर की बहुत बदनसीबी है, दुर्भाग्य भी बोल सकते हैं, दुर्भाग्य है शहर का, कि हमारे शहर के इतने अच्छे अच्छे बिल्डर, इतने अच्छे अच्छे इन्वेस्टर, इतने अच्छे अच्छे उद्योगपति आजू बाजू के शहरों में जाके विकास करना पसंद कर रहे हैं, हमारे उल्लासनगर में नहीं कर रहे। क्या कारण है इसका? क्यों ऐसे कर रहे हैं? वही मैंने कमिश्नर साहब को बताया कि हाँ, इसका मुख्य कारण ये है कि आप उल्लासनगर के अंदर आपके चैनलों पे भी और बाकी के चैनलों पे भी बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखे, तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। पीड़ा क्या होती है कि चैनलों पे और सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि पूरा शहर ही इलीगल है, जितने प्लान पास हुए वो सब गलत है, हमारा शहर ही गलत है। इस तरीके का जो माहौल हमारे शहर के अंदर बनाया गया है, उससे हमारे शहर के जो रहवासी है देखिए, वो डरते हैं। मैं आपको बताऊं राजा जी कि हमने जब भी शहर में जब गए काफ़ी जगहों पे जहां पर कुछ बिल्डिंग अवैध भी बन चुकी है, वो अवैध बिल्डिंग बनने के बाद 5 नंबर परिसर में ही झलक अपार्टमेंट, मैं नाम लेता हूँ झलक कॉम्प्लेक्स को, जब उसका केस सामने आया तब हमने इसको उठाया, इस मुद्दे को, कि क्यों जो वहाँ पे लोगों ने जो फ्लैट लिए 15-17 फैमिलीज ने फ्लैट लिए थे जिनके पैसे आज अटक चुके हैं, तो ये प्लान पास कैसे हुआ? देखिए मेरा वही कहना है जेके जी कि आपके चैनल पे नहीं मैं बोल रहा हूँ, बाकी के चैनलों पे भी, आपके अलावा भी बाकी के चैनलों पे जो दिखाया गया, वो शहर को मैसेज ऐसे कन्वे किया गया कि पूरा शहर ही अवैध तरीके से बन रहा है, पूरे शहर के प्लान ही गलत पास हो रहे हैं, 80% इसमें गलत सैंक्शन प्लान हुए हैं। मेरा ये मानना है कि अगर समझो 80% गलत हुए हैं तो ऐसा किसी भी प्लान में आप प्रूव करके दिखाओ। आपने 1-2 जगह पे अगर समझो कोई नाम लिया और वो गलत प्लान पास भी हुआ होगा, तो उसके ऊपर महानगर पालिका को, गवर्नमेंट को, कोर्ट को जो कार्रवाई करनी होगी वो करेगी। सही है। और उससे मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि जो लोग गलत काम करेंगे उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरा कहना। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर 2-4 प्लान गलत भी हुए होंगे या गलत बन भी गए होंगे, रोड में बने होंगे, रिजर्वेशन में बने होंगे, वायलेशन किया होगा प्लान का, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। न ही मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लोगों ने शहर के लोगों को फंसाया उसमें अच्छी बात है या बुरी बात है, मैं उनका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिंपल कहना है कि अगर 2-4 काम गलत हुए भी हैं तो उसका मतलब पूरा शहर गलत है, पूरे बिल्डर चोर है, पूरे आर्किटेक्ट गलत है, पूरे परवाना धारक गलत है, पूरे शहर में काम गलत हो रहे हैं, सब अधिकारी भ्रष्ट है। ऐसा जो माहौल पूरे शहर के अंदर खड़ा किया गया है, उससे हमें पीड़ा होती है कि आज हम अपने शहर को किस ओर लेके जा रहे हैं। आज मुझे बताइए जेके जी, मैंने कल ये मुद्दा उठाया कि बहुत सारे कंप्लेनर्स है, मैं सभी कंप्लेनरों का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं किसी कंप्लेनर का नाम ले रहा हूँ। बहुत सारे कंप्लेनर ऐसे हैं जो उनका जो हेतु है वो हेतु कुछ अलग होता है। 10 रुपए की टिकली, मैंने कल मैंने बहुत जगह बहुत बार मैंने रिपीट किया कमिश्नर साहब के सामने कि 10 रुपए की टिकली लगा के एप्लीकेशन करते हैं और
80-80, 90-90, 100 कंप्लेनें, आप उनका रिकॉर्ड निकालो पूरे साल का, 200 कंप्लेनें, और 2-5 हज़ार 10,000 रुपये लेके उस कंप्लेंट को आप बंद करते हो। मुझे एक बात आपसे राजा जी पूछना चाहूँगा इसमें, राजा भाई आपसे, कि आरटीआई डालना यानी एक माइती अधिकारी, एक नागरिक का अधिकार है। अगर वो कोई भी माइती डालता है, समझो आज फर्ज करो कि ए ने बी के खिलाफ, वो बी वाला बिल्डर है, ए ने एप्लीकेशन डाला आरटीआई में और वो माइती मांगी महानगर पालिका से, महानगर पालिका ने माइती दे दी उनसे, जो भी इनके चार्जेस है पेपर के लेके उनको दे दी। उसके बाद वो बिल्डर का अगर कोई गलत काम नहीं होगा तो बिल्डर को ब्लैकमेल कैसे करेगा कोई? देखो क्या होता है जेके जी, माइती मांगना बहुत आसान है। हाँ, देखो आप जब समाज में सोशल काम करते हो ना, हाँ, या समाज के लिए काम करते हो ना, हाँ, तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता है। हाँ, लेकिन आप किसी अलग इंटेंशन से काम करते हो, हाँ, तो जरूर आपके ऊपर उंगलियां उठेगी, 2 उंगली उठेगी। हाँ, सही आपकी बात। मेरा सिंपल कहना है कि माइती लेना कोई गलत नहीं है। हाँ, अगर कुछ शहर के अंदर गलत हो रहा है तो हमारे सोशल एक्टिविटीज जो हैं वही है जो शहर को सुधार भी सकते हैं। बिल्कुल उनका अधिकार है और उनका फर्ज भी बनता है। फर्ज भी बनता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप 10 रुपए की टिकली लगा के 100-100, 500 पूरे साल के अंदर कंप्लेंट करते हो, और कंप्लेंट करके उस कंप्लेंट को फॉलो अप नहीं करते हो, उस कंप्लेंट को बंद कर देते हो, तो उसके पीछे का कारण तो होगा, हाँ, जरूर होगा। बिल्कुल। और ये नहीं होना चाहिए। हाँ, और आप अगर किसी की माहिती निकालते हो तो उसको प्रॉपर आप फॉलो अप करो, हाँ, उसको अंजाम तक पहुंचाओ। अगर वो बिल्डिंग में गलती है, हाँ, अभी तो वो कमिश्नर साहब के सामने रखो कि साहब इस प्रकार की त्रुटियां हाँ, हुई है, उसको आप सुधारिए, विषय खत्म। बरोबर है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर किसी ने कोई जाने अनजाने में भी गलती की हो तो आप उसको फांसी पे चढ़ा दोगे। नहीं, ये तो गलत है। हाँ, ये तो अन्याय है। मेरा सिंपल कहना है कि आप ठीक है, 2-4 लोग अगर गलत हैं तो 2-4 लोगों की वजह से पूरा शहर सफर करे, पूरे शहर को मैसेज गलत जाए, ये कहाँ तक सही है? ये तो गलत है। अभी मैं आपको बता दूं ये हो क्या रहा है राजा जी। अगर आप 2 साल पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब एडीडीपी के पहले जब टाउन प्लानर थे प्रकाश मूले, मैं नाम लेता हूं, प्रकाश मूले जी ने इतने जगह पे प्लान पास किए जहां पर डीपी प्लान का सीधा साधा उल्लंघन किया गया। आप मुझे बताइए, मैं आपको ऐसे काफ़ी बिल्डिंग दिखा सकता हूं उनके कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूं। वहां से शुरुआत करते हैं कि आज 120 का रोड है वहां पर, डीपी प्लान के हिसाब से 120 का रोड का मार्किंग डीपी प्लान में हुआ है कि यहाँ पे हम 120 का रोड बनाएंगे, लेकिन वहां पर 100 फुट पर ही रोड बन जाता है और 20 फुट इंक्रोचमेंट रोड पे खड़गवां में प्लान पास हो जाता है। तो जब आगे चल के भविष्य में, अभी तो ठीक है गाड़ी चल जाएगी, भविष्य में जब गाड़ियां बढ़ेगी, जब लोग जब हमारे शहर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन बढ़ने के बाद जब हमको रोड की आवश्यकता होगी कि हमें अभी और भी रोड बड़े चाहिए, क्योंकि शहर में जितने लोग उनसे डबल हो चुके हैं 10 सालों के अंदर, तो जब भी वो बिल्डिंग जो आज जो बन रही है वो 10 साल के बाद में जब वो रोड को जब तोड़ने जाएंगे महानगर पालिका या सरकार, उस टाइम जो सरकार बैठती है या महानगर पालिका जो आयुक्त होती है, वो बोलते हैं यहाँ पर 120 का था रोड, 100 फुट पे ये इंक्रोचमेंट है, यानी कम से कम 20 फुट का इंक्रोचमेंट, इसको तोड़ा जाए, तब वो उस टाइम की पब्लिक को कहाँ जाए? आप इस विषय को कैसे देखते हैं? कैसा है इसमें, टाउन प्लानर ने अगर कोई गलत प्लान पास किया, हाँ, और वो सरकार के नज़र में आ गया, हाँ, तो डेफिनेटली उनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी हुई है। हाँ, जो अभी हमारे नए एडीडीपी साहब आए, हाँ, उन्होंने बारीकी से हर चीज़ को लिया, और जहाँ पे जो कार्रवाई करनी थी वो उन्होंने कार्रवाई करने के लिए डिनाई नहीं किया। ऐसे बहुत सारे मिसाल है, मैं एक नहीं दूंगा, बहुत सारे मिसाल है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैंने अगर कोई 2-4 काम गलत हुए हैं तो सोशल मीडिया के जरिए शहर को ऐसा नहीं गुमराह किया जाए, ऐसा नहीं बताया जाए कि पूरा शहर गलत है। मेरा विरोध जो है ना, वो कंप्लेनर के खिलाफ नहीं है, नहीं सही है, ना ही मेरा मीडिया के खिलाफ है। मीडिया तो जो न्यूज़ बनाएगी वो बनाएगी, लेकिन जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ, ये है, हाँ, सोशल मीडिया का मतलब खाली न्यूज़ चैनल नहीं, उसमें जो प्राइवेट ग्रुप्स है, जो प्राइवेट ग्रुप्स है उसको जानबूझ के बदनाम करना, जानबूझ के उनके खिलाफ नेगेटिव इफेक्ट फैलाना, पूरे शहर के समाज के लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाना। आप जेकी भाई बताओ, आप इस शहर में इतने सालों से रहते हो, आपका जन्म ही यहाँ हुआ है, आप मुझे बताइए कि इस शहर के अंदर अगर हम जैसे लोग या आप जैसे लोग शहर को नहीं समझ पाएंगे, शहर की पहले तो भौगोलिक आप जानकारी लो। मैंने कल कमिश्नर साहब को बोला कि साहब
आप बोल रहे हो कि रिंग रोड बनना चाहिए। हमारे रूपानी जी ने ये विषय उठाया हाँ। कि सर जहाँ पे 6 मीटर का भी रास्ता नहीं है वहाँ से रिंग रोड 36 मीटर का जा रहा है। तो 6 मीटर का जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ से रिंग रोड 36 मीटर का जा रहा है। तो आप मुझे बताओ 30 मीटर यानी कि 100 फुट होता है। हाँ। 100 फुट आप किसको उजाड़ोगे? मैंने कमिश्नर साहब को बोला सर जो 1976 में डीपी हमारे शहर में बना 1976 में 2024 तक वो डीपी इम्प्लीमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए, वो सारे रास्ते नहीं बन पाए डीपी के हिसाब से। तो जो आपने 2017 में डीपी लाए हो वो कब बनेगा? 120 फुट वो इम्प्लीमेंट तो हो गया ना 2017 का। इम्प्लीमेंट अलग बात है। हाँ। इम्प्लीमेंट अलग बात है। वो डीपी के हिसाब से डेवलपमेंट करना अलग बात है। हाँ। तो मैंने बोला कि अगर 36 मीटर का रोड आने वाले और 30 साल नहीं बनेगा तो जो इफेक्टेड एरिया है पूरे शहर का, पूरा शहर हमारा 13.25 स्क्वायर किलोमीटर का है। मैंने कल कमिश्नर साहब को बताया 13.25 स्क्वायर किलोमीटर में 5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जिसमें सरकारी कार्यालय, रेलवे और गवर्नमेंट के ऑफिसेज और आपके गार्डन, आपके बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी, वो उनके अंदर रिजर्व किए हुए है, यानी कि वो यूज है, एग्जिस्टिंग में है वो। एग्जिस्टिंग बराबर। तो बाकी आपके पास मोटा मोटा बचा 8.25 स्क्वायर किलोमीटर का शहर। हाँ। उसमें आपने जो 120 फुट का रिंग रोड लिया है पूरे शहर के अंदर, उसमें करीबन 2 से 2.5 स्क्वायर किलोमीटर आपका रोड के अंदर इफेक्टेड है। बाकी आपके पास बचा टोटल 6 स्क्वायर किलोमीटर। तो 6 स्क्वायर किलोमीटर में अनऑफिशियली 15 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे शहर के अंदर। तो आप मुझे बताइए जेके जी कि 15 लाख से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है 6 स्क्वायर किलोमीटर में कैसे रहेगी? और ये रोड अगर आपको मालूम है कि हमारा स्क्वायर किलोमीटर शहरी 13.25 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो इतना बड़ा 36 मीटर का जो रिंग रोड है वो सरकार को आप बोल के 37 में जाके उसको रोड को रूपानी सर ने भी बोला ये कि उसको 24 मीटर करो। कम करो, क्योंकि हमारे पास जब एरिया ही नहीं है, आप पूरे रास्ते बना लोगे, गार्डन बना लोगे, तो लोग रहेंगे कहाँ पे? फिर लोग कहाँ रहेंगे? तो कमिश्नर साहब ने बोला नहीं ये बात आपकी सही है, इसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए। तो यानी कहीं ना कहीं जो डीपी प्लान जो 2017 में जो बना, यानी उसमें चेंजेस में उसको चेंजेस करने की जरूरत है। सारा डीपी प्लान को चेंज करने की कोई जरूरत आधे को भी कोई जरूरत नहीं। जो आपने रिंग रोड लिए है ना, वो 36 मीटर के रोड हमारे शहर के अंदर, छोटे से शहर में 120 फुट का रिंग रोड लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी अगर है तो मुझे ये बताइए कि जो लोग बेघर होंगे उससे वो कहाँ जाएंगे? ये बात आपका अच्छा। क्योंकि मेरा ये कहना है कि जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे ही नहीं 20-20, 30 साल डीपी को, तो काम कैसे होगा? शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बिल्डिंगें कैसे बनेगी, उसको आप रेगुलाइज कैसे करोगे, आप उसको डीफॉर्म कैसे दोगे, आप उस पर बिल्डिंग कैसे प्लान पास करोगे? जब वो काम 2-2.25 स्क्वायर किलोमीटर तो काम ही नहीं होगा शहर का, तो शहर का विकास कैसे होगा? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये अवैध जो बिल्डिंग है बोल रहे हैं ना, अभी कुछ लोगों ने आके हमारे चैनल पे भी बोला, मैं नाम नहीं लूंगा, कि 80% जो प्लान पास हुए वो इलीगल तरीके से पास हुए। अब वो कैसे हुए, मैं आपको उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक आपको कि समझो आज डीपी प्लान में, मतलब डीपी प्लान के अंदर ही, चलो डीपी प्लान एकदम प्रॉपर तरीके से एक बिल्डिंग बनी, अब वो अवैध कैसी बनती है उनके नज़रों में? कैसे? अभी 6-6 मीटर की जो मार्जिन चारों साइड से छोड़नी होती है, जिसको जो फायर ब्रिगेड बरोबर टर्न कर सके, ऐसी कोई बिल्डिंग है? आप मुझे बताइए जो नई बिल्डिंग बन रही। बहुत सारी बिल्डिंग है, मैं दिखा सकता हूँ, बहुत सारी बिल्डिंग है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि मैंने प्रॉपर वो फायर ब्रिगेड घूमना चाहिए चारों साइड से। 100% बहुत सारी बिल्डिंग है। कितनी % बिल्डिंग होगी? नहीं, प्लान के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि वो बोल रहे हैं कि अगर 80% बिल्डिंगें गलत बनी है तो मैं बोलूँगा प्लान के हिसाब से 80% बिल्डिंगें सही बनी होगी, 20% कम बनी होगी। लेकिन जो शहर के अंदर माहौल फैलाया जा रहा है वो 100% और 80% गलत हो रहा है शहर के अंदर। हमारा कहीं ना कहीं समाज और हमारे शहर के लोग डरे हुए हैं। इस डर के वजह से हमारे शहर के लोग अमरनाथ, बदलापुर, कल्याण और बॉम्बे जाने के लिए मजबूर है। आप मुझे ये बताइए कि जब हमारे शहर के लोग ही नहीं रहेंगे यहाँ पे, जब लोग ही चले जाएंगे, व्यवसाय करने वाले लोग चले जाएंगे, धंधे करने वाले लोग चले जाएंगे, तो इस शहर के डेवलपमेंट के लिए जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को चाहिए वो कहाँ से आएगा? और गवर्नमेंट क्यों देगी जब लोग ही नहीं रहेंगे? तो बरोबर है, सही आपकी बात। और मेरा ये कहना था कि आप जो कंप्लेन करता है कोई बंदा आपके पास आके महानगर पालिका में, तो वो उसका भी आप इंक्वायरी निकालो। आप बिल्डर का तो निकालो, उसने गलत किया तो उसके ऊपर कार्रवाई करो। अब देखिए मैं आपको बताऊं राजा जी, कुछ बिल्डर्स कैसे करते हैं, EPAP एक
आप देखेंगे ना प्लान पे ईपी और एपी करके एक सिस्टम रहता है, वो प्लान के अंदर वो मार्किंग करते हैं। आप अगर उसमें देखेंगे ना तो कैसा है कि भाई बालकनी के ऊपर 50% लोडिंग ले लेते हैं, जो हालांकि उनको एफएसआई की तरफ से उनको फ्री में है। बालकनी का कोई इनको एफएसआई नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये आपकी जानकारी, लेकिन ये आपकी जानकारी गलत है। अच्छा, तो उसमें आप थोड़ा सुधार ये कीजिए। आपकी जानकारी गलत है। यूडीसीपीआर जो नया आया है, हाँ, यूडीसीपीआर में क्लियर है कि आपको हर चीज का एफएसआई यूटिलाइज करना पड़ेगा, इवन आपके बिल्डिंग के पैसेज का भी, बालकनी का भी, बालकनी का भी। उसमें 50% लोडिंग नहीं होता कुछ भी नहीं है, एपी वेपी वेपी कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, जानबूझ के फ्लावर पार्ट ये वो सब दिखा के बाद में वो बिल्डर उसको इंक्रोच करने की कोशिश करते हैं। हाँ, आप आगे पॉइंट पे बरोबर कोशिश करते हैं। हाँ, तो मेरा जेके जी वही कहना है, हमेशा घड़ी घड़ी मैं वही बोल रहा हूँ, रिपीट ही वही कर रहा हूँ मैं घड़ी घड़ी, कि अगर कुछ लोग अगर उसको वायलेशन करते हैं, प्लान को वायलेशन करते हैं, प्लान ओके करने के बाद में जगह पे वायलेशन करते हैं, तो उसके लिए पूरा शहर गलत है, पूरा शहर अवैध है। नहीं ये गलत है, पूरे पूरा शहर के कैसे बिल्डर बनेगा? चोर है, नहीं, वो पूरे गलत शहर के अधिकारी भ्रष्टाचारी है। ये जो नैरेटिव बना हुआ है ना शहर के अंदर, वो कहीं ना कहीं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जेके जी, आपका चैनल बहुत अच्छा लोग देखते हैं, और आपका जो तरीका है न्यूज़ लेने का, और एकदम ताकत से जो आप शहर के लिए जो अपनी बातों को रखते हो, तो लोग सुनते हैं। तो मेरा यही कहना था कि शहर के लोगों को प्रॉपर शहर के जो चल रहा है उसका प्रॉपर रिप्लाई और मैसेज आना चाहिए। हमने जब भी जो हमने ये मुद्दा उठाया या कुछ बिल्डिंगों का हमने विरोध भी किया, वो हमने कभी किया जब कमिश्नर साहब का आदेश आया कि हमने इस बिल्डिंग का प्लान रिवोक कर दिया। उसके बाद हमने इस मुद्दे को उठाया कि भाई पास क्यों किया, जब आपको रद्दी करना था, रिवोक करना ही था, तो आपने प्लान पास क्यों किया? देखो क्या होता है जेके जी, आप कभी बाहर घूमने गए होंगे, बिल्कुल, आपने रेलवे की टिकट बुक की होगी, बिल्कुल, आपने फ्लाइट की टिकट बुक की होगी, बिल्कुल, तो आपको मालूम था कि मुझे बाहर जाना है, हाँ, बरोबर है, और आपने टिकट बुक कर ली। लेकिन जब पता चला कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, मुझे नहीं जाना है, तो मुझे नहीं जाना है, तो आप उस टिकट को रद्द भी करते हो। हाँ, कैंसिल करा दूंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा टिकट को। तो जब अधिकारी को पता चलता है कि कोई प्लान में गड़बड़ हो गई है, हाँ, किसी भी अधिकारी की वजह से, आर्किटेक्ट की वजह से, या बिल्डर की गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, जब सरकार को पता चलता है कि ये गलत हुआ है, तो आपने देखा कि हाल ही में 2-4 प्लानों को रिवोक डेमोलिशन करने के आदेश भी दिए, बराबर। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जब वो गलत था तो आपने पास क्यों किया। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है कि नज़रअंदाजी से रह जाती है। इसके ना कहीं आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा रोल है। क्यों? आर्किटेक्ट जब भी कोई प्लॉट का जब भी स्केच बनाता है, तब तो डीपी प्लान को लेके बनाता है, तब उसको मालूम है कि भाई इसमें ना कितना वायलेशन है, इसमें ना क्या है क्या नहीं है, ऐसे प्लान डालते हैं। तो क्या ऐसे आर्किटेक्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए कैसा है, मैं वापस बोलता हूँ, न मैं बिल्डर के गलत काम के फेवर में हूँ, हाँ, ना आर्किटेक्ट के गलत काम के फेवर में हूँ, हाँ, और ना ही जो सही तरीके से तकरार करते हैं उल्लासनगर महानगर पालिका के अंदर, वो 10 रुपये टिकली वाले, और उसको नहीं, जो सही तरीके से करते हैं, हाँ, जो सही माहिती के अधिकार को यूज़ करते हैं शहर के लिए, शहर के हित के लिए, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, और ना ही मैं गलत काम करने वालों के फेवर में हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम जो शहर को दे रहे हैं आज, वो आप और मैं तो भुगतेंगे नहीं भुगतेंगे मुझे पता नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी, आने वाली पीढ़ी जो है वो भुगतेगी। आज मुझे बताइए, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, जब हम लोग पाकिस्तान से उल्लासनगर आए, तो कितनी मेहनत से हमने इस शहर पे रह के इस शहर को प्यार दिया और इस शहर से प्यार लिया, बहुत संघर्ष किया शहर के लिए, बरोबर सभी शहरवासियों ने, बरोबर है। आज आपको दुख नहीं होता है कि हम अपने शहर को किस तरफ लेके जा रहे हैं? बिल्कुल। आपको दुख नहीं होता है कि कुछ चंद लोग हमारे शहर को बदनाम करने के पीछे पड़े? चंद नेता, चंद लोग, चंद नेता, चंद अधिकारी, हाँ, आपको नहीं लगता है हाँ, कि चंद लोगों के वजह से पूरा शहर सफर करेगा? वो तो गलत आने वाली पीढ़ियां सफर करेगी। बिल्कुल गलत है। आपके छोटे से स्वार्थ के लिए आप काम कर रहे हो। हाँ, तो ये स्वार्थ जो है वो बंद होना चाहिए। आपको स्वार्थ नहीं लेना चाहिए, आपको शहर के प्रति आगे आना चाहिए। आप मुझे बताइए, आपने कालानी सोसाइटी का मुद्दा बहुत जोर से लिया था, हाँ, बहुत जोर से लिया था, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अभी मुझे बताइए कि जब कालानी सोसाइटी का प्लान पास हुआ और बाद में आपने जो घटनाएं देखी, कालानी सोसाइटी के बाहर जानबूझ के
कालानी सोसाइटी के रहवासियों को परेशान करने के लिए वहां पे गार्डन बनाया गया। हाँ, महानगर पालिका के खर्चे पर महानगर पालिका के खर्चे पर 15 लाख रुपया 15 लाख रुपया पब्लिक का लगाया गया वहां पर, और वहां पे खर्चा उसकी किया आहुति दी गई। वहां पे साईं का नाम को के ऊपर जो हमारे को जो ऑब्जेक्शन था ना राजा भाई, मैं आपको बता दूं कि वहां पर साईं के नाम के ऊपर जब हथौड़ा चला ना, तब वो हथौड़ा वहां पर नहीं यहां पर चला, दुख हुआ। तो क्यों आपको किसने अधिकार दिया कि आप साईं के नाम पर हथौड़ा चलाओ? नहीं, ये साईं के नाम पे हथौड़ा कब चला? ये साईं के नाम पे हथौड़ा कभी चल ही नहीं सकता था। जब कालानी सोसाइटी के लोगों को परेशान करने के लिए, हाँ। उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको टॉर्चर करने के लिए हाँ। जब वहां पे गार्डन जानबूझकर बनाया गया, उनका पूरा फ्रंटेज बंद किया गया, हाँ। तो वहां के जिन भी लोगों ने विरोध किया, उस विरोध को रोकने के लिए साईं वसंत शाह जी का नाम लगाया गया। यहाँ पर राजनीति हो गई, यहाँ पे राजनीति लाई गई। साईं वसंत शाह के नाम पे कोई गार्डन नहीं बन रहा था, बिल्डिंग वालों को परेशान करने के लिए वो गार्डन बन रहा था। लेकिन जब देखा कि सारे लोगों ने उसका विरोध किया है, तो उस विरोध को ठंडा करने के लिए, उस विरोध को रोकने के लिए साईं वसंत शाह जी का नाम लिया गया। हाँ। और वहाँ पे वसंत शाह जी का बोर्ड लगाया गया। बराबर। यानी कि उन लोगों ने लोगों को तो, शहर के लोगों को परेशान किया ही, शहर के लोगों को तो तकलीफों में ढकेला ही, साथ साथ में साईं जी का नाम खराब करने का भी पूरा उन्होंने एक मौका छोड़ा नहीं। हाँ। आज अगर वहाँ पे वसंत शाह जी का आपने नाम लगाया है, अगर आपने सच्ची दिल से, ईमानदारी से, वफादारी से अगर आपने गार्डन बनाया था, तो ये आपकी जवाबदारी थी कि वहाँ से गार्डन किसी भी कीमत में नहीं टूटना चाहिए था। बिल्कुल। आप बनाने के टाइम पे बोलते हो यहाँ पे गार्डन है, कालानी सोसाइटी के लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप बोलते हो नहीं यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे गंदगी हो रही है। और जब टूट रहा है तो बोलते नहीं ये तो रोड पे बना हुआ था। सब बातें आपकी। यानी कि आप सोचो कि इसके पीछे का हेतु क्या है, इसके पीछे का हेतु क्या है। आप तो मीडिया के चौथे स्तंभ हो, आप इसकी जानकारी लो कि आप ही बनाते हो, आप ही तोड़वाते हो, या आप ही बनाते हो, आप ही उसका तोड़ने का विरोध नहीं करते हो। क्यों? पर्सनल इंटरेस्ट। अगर कोई चीज मैं बना रहा हूँ और वो चीज टूट रही है, तो आप रोकोगे उसको? मैं उसको विरोध करूंगा। आप रोकेगे उसको, नहीं टूटने दोगे, और किसी भी हद पे जाके विरोध करूंगा। सही है। लेकिन आपको ये पता होगा कि जिस लोगों ने गार्डन बनाया, उस लोगों का इस गार्डन को न तोड़ने के लिए एक भी चैनल पे, एक भी मीडिया के प्रिंट मीडिया के अंदर कोई इंटरव्यू था क्या? मैं नहीं तोड़ो, कोई भी नहीं। हमने विरोध किया दिल से। था नहीं था ना। जो विरोध हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वसंत शाह जी का नाम खराब किया इन लोगों ने। हाँ। वसंत शाह जी का उन्होंने पूरा नाम तोड़ डाला। हाँ। वसंत शाह जी गार्डन के ऊपर उन्होंने हथौड़ा चलाया, उन्होंने जेसीबी चलाया। ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होता था, क्योंकि ये अगर बनता ही नहीं था तो ये होता ही नहीं था। हाँ। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने बनाया और अपने ही स्वार्थ के लिए उन्होंने तोड़वाया। मैं आपको बताऊं राजा जी, जब ये हमने राज असरोणकर का जब मैंने इंटरव्यू किया इस विषय को लेके, तब राज असरोणकर और उनके साथ में कुछ साथी उनके साईं से मुलाकात किया, उन्होंने काली साईं से मुलाकात किया, उनको एक पत्र दिया कि भाई इस प्रकार की जो चीज़ें हुई है काफ़ी दुखदायक बात है और शहर में से सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो राज जी का कहना था मुझे कि देखिए जी, काफ़ी मतलब पीड़ा उनके शक्ल पे मुझे नज़र आ रही, साईं के शक्ल पे मेरे को पीड़ा नज़र आ रही थी। और उन्होंने किसी को बुलाया, अपने सेवादारी को, और बोला ये जो पत्रक जो राज असरोणकर ने दिया है वो बाबा के इधर रख दो। और फिर ऐसे किया, बोला अभी वही फैसला करेंगे। तो फैसला होगा। हाँ, उनका जरूर फैसला होगा। हाँ। ये आने वाले इलेक्शन में उसका जो साईं काली जी ने जो दरबार के अंदर वो डेवडी साहब के अंदर जो लेटर रखा है ना, हाँ। उसका जवाब अभी आने वाले इलेक्शन जो कारपोरेशन की इलेक्शन लगेगी उसमें उसका जवाब जरूर आएगा। जरूर होगा, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी महिमा है। बड़ी महिमा है। आप साईं जी का नाम खराब करते हो, बड़ी साईं जी का नाम आप यूज करके अपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हो, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हो, और फिर दिखाते हो कि शहर में हमसे अच्छा कोई नेता ही नहीं है, हमसे अच्छा कोई इंसान ही नहीं है। राजा असरोणकर जी ने जो मुद्दा लिया ना, बहुत अच्छे से मुद्दा लिया, बहुत अच्छे से मुद्दा। और राजा असरोणकर जी को मैं बहुत समय से जानता हूँ, जब पत्रकारिता करते थे तब से जानता हूँ। राजा असरोणकर जी जैसे लोग हैं ना हमारे शहर के अंदर, ऐसे और अगर 10-20 लोग हो जाएंगे ना, तो शहर का भला होगा, तो शहर का भला होगा, क्योंकि वो नॉलेज की बात करते हैं। नॉलेज की बात करते हैं।
वो काम की बात करते हैं। काम की बात। उनके काम करने के पीछे, उनके मुद्दे उठाने के पीछे कोई अलग किस्म का लालच या कोई मकसद नहीं रहता है। नहीं, उनका एक ही मकसद था कि शहर में एक शहर में चेंज गलत होना चाहिए, काम नहीं एक होना सुधार चाहिए, होना एक सुधार होना चाहिए, एक चाहिए। डेवलपमेंट होनी चाहिए शहर के अंदर। तो ऐसे लोग हमारे शहर के नीड है, नीड है। सही ऐसे लोग चाहिए। सही आपकी बात। जब वो पत्रकारिता करते थे तब से मैं उनको जानता हूँ, जब नगर सेवक बने 5 साल का, मैं हाँ। तब से जानता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भारतीय नगर जनता पार्टी सेवक के हैं। नगर सकते हैं, सही है। बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, ऐसे इंसान कम से कम हमारे शहर के अंदर 20-25 और चाहिए। और हम जेके जी, सही आपकी बात। मेरा आपके चैनल के माध्यम से राजा अशोकर जी को बोलूंगा कि आप ऐसे राजा अशोकर 20-25 और बनाओ सही है, कि जो शहर के हित के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम बिना करते किसी स्वार्थ के काम करने हैं। उसमें जो क्वालिटी है ना, वो बिना किसी स्वार्थ की है। सही है आपकी बात। बाकी मैंने देखा है कि 2-4 लोगों को अगर मैं उल्लासनगर में कंप्लेनर्स को छोड़ूंगा या 5-10 लोगों को छोड़ूंगा जो माहिती अधिकार में डॉक्यूमेंट लेके शहर के विकास के लिए लड़ते हैं, ऐसे लोगों को अगर मैं छोड़ूंगा तो बाकी के आप जो लोग देखोगे तो उन्होंने अपना धंधा बना के रखा है। अच्छा, ये 10 रुपए की टिकली लगा के जो एप्लीकेशन करते हैं और उसके पीछे का उनका मकसद अलग होता है, और उनसे उनका जो उल्लू सीधा हो गया उसके बाद में वो कंप्लेंट को बंद कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कल मेरा जो आपका जो विषय था, कमिश्नर साहब के पास मेरी 3 मांगनियाँ थी। हाँ, एक मांगनी ये थी कि जो हमारे शहर के अंदर अवैध निर्माण का जो रेगुलेशन का मुद्दा था, हाँ, वो बहुत मुश्किल से 2006 में आया था वो, हाँ, 2023 तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 2023 में जब कमिश्नर हमारे जो अजीत शेख साहब थे और जो खोबरागढ़े जी एडीटीपी थे, जब मेरे मीटिंग के बाद जब उनको मैंने ये बात याद दिलाई कि सर आपका रेगुलेशन का पैसा लोग क्यों भरेंगे, बिल्डिंग 30 साल पुरानी है, 35-40 साल, वो तो गिर जाएगी। जब तक उनको लैंड के राइट्स नहीं मिलेंगे तो क्यों भरेंगे? तो वो रेगुलेशन का पैसा क्यों भरेंगे? तो ये आप सरकार के पास पत्र व्यवहार करो। मैं अजीत शेख साहब जी का, कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद कहूँगा, हमारे एडीटीपी साहब खोबरागढ़ जी का भी धन्यवाद कहूँगा इस विषय के ऊपर। इन्होंने सारी करस्पॉन्डिंग करके सरकार के पास हमारी ये बातों को रखा प्रॉपर। फिर हमारे जो आमदार श्री बालाजी किनीकर है, उनका बहुत सारा योगदान था। उन्होंने, मैंने आधी रात को 1-1 बजे तक मैंने बालाजी किनीकर साहब को फ़ोन किया, सर आज ये फाइल का कुछ भी होना चाहिए, आज इसका रिजल्ट आना चाहिए, आज फाइल यहाँ पे पहुँची है, आज यहाँ से ये पेपर पहुँचे। मेरा कंटिन्यू बालाजी किनीकर साहब के पास फॉलोअप था, मेरा कुमार आयलानी जी के पास फॉलोअप था। आप कुमार आयलानी जी को पूछो जाके कि राजा भाई ने आपको रेगुलेशन के लिए फाइल कहाँ से मूव हो रही है, क्यों मूव हो रही है, कौन से पेपर जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कब आएगा, कब होगा, कब कैसे होगा, मेरा कितना फॉलोअप था। क्योंकि हम शहर के लिए जी रहे हैं, शहर से हम प्यार शहर करते के शहर से प्यार करते, शहर के भले के लिए जी रहे। उतना सब होने के बाद में मैंने बोला कि उसके बाद में हमारा सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद जाता है वो हमारे थाना जिला के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये शहर की ज़रूरत है। फिर हमारे जो खासदार साहब है श्रीकांत शिंदे जी, उन्होंने इस चीज़ को समझा कि नहीं, ये शहर को रेगुलेशन का मुद्दा 2006 से अटका हुआ है, कहीं ना कहीं इसको हमें विराम देना चाहिए। आज हमारे शहर में इतना अच्छा जीआर उन्होंने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, हमारे खासदार साहब ने, हमारे आमदारों ने, हमारे अधिकारियों ने अच्छा कोऑर्डिनेशन लेके वो जो सैंक्शन लेके आए हैं। मैंने कमिश्नर साहब को बोला, सर ये 2006 से अटका हुआ मामला है, अभी 2024 आए हैं, आप मेहरबानी करके आपके डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दीजिए कि जल्दी से जल्दी रेगुलेशन के काम को बढ़ाया जाए, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन का निपटारा किया जाए, आपके तरफ से जल्दी से जल्दी डी फॉर्म मिले जाए। हाँ। और डी फॉर्म के बाद में प्रांत कार्यालय से हम अपील करेंगे कि हमारे शर्मा जी जो प्रांत अधिकारी है वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी समझदार है, कि वो जल्दी से जल्दी हमको फिर वो 10% का जो रेडी रेक्टर का जो वैल्यू है वो भर के हमको लैंड के राइट्स दिए जाए। तो जब ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार होके बाहर आएगा तो बहुत सारा शहर अवैध निर्माण से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सब टाइटल पे आ जाएंगे। हाँ। फिर बिल्डिंगें बनेगी तो शहर को रेवेन्यू भी जनरेट होगा। जब डी फॉर्म का पैसा आएगा तो शहर के विकास के लिए काम आएगा। जब 10% रेवेन्यू का पैसा आएगा तो शहर के विकास के लिए काम आएगा, और ये सारा पैसा शहर के डेवलपमेंट के लिए काम आने वाला है। तो ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और जो लोग अलग गलत तरीके से 10 रुपये की टिकली लगा के जो कंप्लेन करते हैं, जिनका हेतु कुछ अलग होता है, उन लोगों की आप इंक्वायरी कीजिए। आप देखिए कि ये क्यों कंप्लेन करते हैं, इनका मोटिव क्या है उसके पीछे का। अगर वो लगता है कि शहर को डिस्टर्ब करने के लिए कर रहे हैं तो आप उनको प्रोटेक्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि आप उनसे डरते हो। आपको लगता है कि कंप्लेनर आके मेरे दरवाजे के बाहर बैठ जाएगा
चिल्लम चिल्ली करेगा, मेरे ऑफिस के अंदर आके चिल्लम चिल्ली करेगा। आप उनसे डर के बिल्डर के खिलाफ, सही हो गलत हो, आप सबके खिलाफ लेटर इशू कर देते हैं, 2-2 महीना 3-3 महीना उनको स्टे दे देते हो। आज करोड़ों रुपए जेके जी बिल्डर लोग पैसा लगा के बिल्डिंग का काम करते हैं। सब बिल्डर तो चोर नहीं है ना, नहीं, सब बिल्डर तो गलत नहीं है ना, नहीं। पूरा शहर तो गलत नहीं है ना, नहीं। सब अधिकारी तो गलत नहीं है ना। लेकिन माहौल क्या बन चुका है। तो कमिश्नर साहब ने बोला कि नहीं, हम इस बात पे अच्छे से ध्यान देंगे और मैं चाहूँगा कि ये आगे आपको तकलीफें ना हो। तीसरा मेरा मुद्दा था कि कमिश्नर साहब ने बोला कि हम शहर का विकास एमिनिटीज टीडीआर से, एमिनिटीज से हम शहर को भी डेवलप कर सकते हैं। जब उन्होंने बोला कि एमिनिटीज से हमने पूना में किए, बाकी जगह पे किए, हम उल्लासनगर को भी अच्छे से कम कर सकते हैं। तो मैंने कमिश्नर साहब को बोला, सर आप बोलते हो कि एमिनिटीज में काम होना चाहिए। जेके जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12.5 करोड़ रुपया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब यूडी मिनिस्टर थे, हाँ, एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने 12.5 करोड़ रुपया हमारे डंपिंग के आजू बाजू के जो रोड है, जहाँ पे हमारे डंपिंग की गाड़ियाँ भी नहीं जा पा रही है, उनको बड़ा रास्ता करने के लिए उन्होंने 12.5 करोड़ रुपए का महानगर पालिका को फंड दिया। हाँ, उसमें एक 2.5 करोड़ का टेंडर हुआ रोड का, जो बीच का रोड था, एक 7 करोड़ का टेंडर हुआ जो 24 मीटर का रोड था, और एक जो डंपिंग ग्राउंड जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे एक्चुअली पार्क का रिजर्वेशन है। तो वो पार्क के रिजर्वेशन के लिए 3 करोड़ रुपए का फंड लाया गया कि जब ये डंपिंग यहाँ से उल्लासनगर से शिफ्ट हो जाएगा, सबकी कोशिश चालू है, खासदार साहब की भी चालू है, हमारे आमदार बालाजी किनीकर की भी चालू है, हमारे मुख्यमंत्री साहब की भी चालू है। जब ये डंपिंग ग्राउंड अंबरनाथ बदलापुर की तरफ शिफ्ट होगा एक ही जगह पे, क्योंकि अंबरनाथ बदलापुर और उल्लासनगर का एक ही डंपिंग ग्राउंड प्रोसेसिंग यूनिट बन रहा है, तो जब बन जाएगा तो यहाँ से हटने के बाद वहाँ पे पार्क बनेगा, और शायद वो पार्क हमारे उल्लासनगर गोल मैदान से भी बड़ा होगा। वेरी गुड। और उसका फंड आ गया है। उसके बाद में कमिश्नर साहब ने मेरे को 3-4 साल पहले फंड आया, उसके टेंडर भी हो गए। टेंडर होने के बाद में जब वहाँ पे देखा कि रोड में कटिंग फिलिंग बहुत ज़्यादा है, कचरे का पहाड़ पड़ा हुआ है, और उसमें कुछ हमारी ज़मीन थी। मैंने कमिश्नर साहब को बोला कुछ हमारी ज़मीनें थी जहाँ पे हमको कमिश्नर साहब ने 2-3 साल से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये रोड बनने के लिए आपकी ज़मीन को एक्विजिशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होती है डेवलपमेंट की, वहाँ पे जो कोकन कमिश्नर थे और हमारे कलेक्टर साहब थे उस टाइम के, राजेश नार्वेकर जी, और हमारे कमिश्नर थे डॉक्टर दयानिधि जी, उस टाइम पे वो बोर्ड कमेटी की मीटिंग में डिसाइड हुआ डेवलपमेंट कमेटी के वहाँ पे कि जो क्षेत्र हमारा नहीं है उसको एक्विजिशन किया जाए और वहाँ पे काम किया जाए। अभी एक्विजिशन तो था नहीं क्योंकि लैंड मेरी थी, कुछ लैंड मेरी थी। उनकी रिक्वेस्ट सुनने के बाद में मैंने वो लैंड अभी सरेंडर की। अच्छा, क्योंकि मेरे पूरे प्रोजेक्ट का लेआउट सेंक्शन लिया मैंने, और वो लेआउट सेंक्शन में मैंने वो ज़मीन सरेंडर की कि महानगर पालिका का रोड बनने दो। जब रोड बनने की बात आई तो कमिश्नर साहब ने बोला हमारे पास तो जो एस्टीमेट है वो फंड जो आए हैं उससे 9 करोड़ की ज़्यादा एस्टीमेट है, तो ये रोड पूरा कैसे होगा। तो मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि अगर आप लैंड सरेंडर कर रहे हो तो ये जो 9 करोड़ का जो पोर्शन बच रहा है डेवलपमेंट का, वो आप करके दो और आप हमसे एमिनिटीज टीडीआर ले लो। मैंने शहर के विकास के लिए, शहर का रास्ते बनने चाहिए, जैसे आपने बोला ट्रैफिक समस्या वहाँ से ख़त्म हो गई, सही है। वो बनाने के लिए मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने लैंड सरेंडर कर दी, मैंने टीडीआर लिया, मैंने आगे का रोड बनाने की बात की। मैंने कमिश्नर साहब को बोला साहब मैंने अभी उसको नकार दिया है, क्यों? मैं रोड नहीं बनाऊंगा, मुझे आपका वर्क ऑर्डर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब आप बोलते हो कि यहाँ पे टीडीआर ही अभी आया और आप बोलते हो कि 100 करोड़ का टीडीआर और आरसीसी का घोटाला हुआ, आप मुझे जेके जी ये बताइए, आज उल्लासनगर में आप रहते हो, उल्लासनगर में मिनिमम झोपड़पट्टी में भी अगर कोई टाइटल क्लियर सीढ़ी की ज़मीन है तो पर स्क्वायर मीटर, यार्ड नहीं, पर स्क्वायर मीटर क्या है उल्लासनगर के अंदर, क्या रेट चल रहा है? मिनिमम 50,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर चल रहा है, मिनिमम। बराबर है कि गलत है? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है, मिनिमम। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊंगा उल्लासनगर के अंदर ऐसी लैंडें भी सरेंडर की है महानगर पालिका के अंदर टीडीआर के लिए, जहाँ पे 1 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट है, और ये लोग टीडीआर क्या देते हैं? रेडी रेगनर के हिसाब से। और उल्लासनगर के लैंड के अंदर रेडी रेगनर का जो रेट है
वो हाईएस्ट रेट है 18,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर, यानी 50,000 की चीज़ 18,000 में दी। 18,000 में। और उसमें अगर आप डबल भी टीडीआर हमको मिलता है, उसमें सरेंडर में डबल है। जैसे समृद्धि हाईवे पे 5 टाइम्स कैश मिला, जिसमें इनकम टैक्स भी नहीं है। यहाँ तो आप टीडीआर दे रहे हो, एफएसआई दे रहे हो, आपने डबल देने के बाद भी 37,000 रुपये का आपने टीडीआर दिया, और वैल्यू क्या थी? 50। मिनिमम 50,000। और टीडीआर आपको मालूम है कि 20, 25, 30% माइनस से बिकता है। अगर आपने 37,000 रुपये से 23% माइनस कर दो, तो आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, आप उसको कैलकुलेट करो। आपको 37,000 का 26,000 रुपये भी नहीं आएगा, यानी सीधा आधा हो जाएगा पैसा, सीधा आधा हो जाएगा। 50% माइनस। उसके बावजूद भी क्योंकि रिजर्वेशन है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये लैंड सरेंडर करना पड़ेगा। और जब तक लैंड सरेंडर होगी नहीं, तब तक टीडीआर जनरेट होगा नहीं। जब टीडीआर जनरेट होगा नहीं, तो लैंड सरेंडर के ऊपर गार्डन, रोड, बाकी की एम्यूनिटीज़ बनेगी नहीं। लेकिन अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे और हम टीडीआर जनरेट नहीं करेंगे, तो मुझे ये बताइए कि आपके यूडीसीपीआर में जो गवर्नमेंट ने 4 एफएसआई का प्रोविज़न दिया है, वो क्या है? वो ऐसा है कि आपके एफएसआई है 1.1, बेसिक एफएसआई 1.1 है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमको यूडीसीपीआर में बोला है, जैसे कल्याण, बदलापुर, अंबरनाथ और थाना बॉम्बे में तो सालों से था, ये तो हमें सौगात अभी मिली है, यूडीसीपीआर कॉमन आया है कि आपको टीडीआर वहाँ पे लोड करोगे तो आपकी एफएसआई बढ़ जाएगी, आप प्रीमियम लोगे तो आपकी एफएसआई बढ़ जाएगी। जब आपके पास टीडीआर होगा ही नहीं, लोग लैंड इतना 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, तो लैंड क्यों सरेंडर करेंगे लोग? क्यों टीडीआर लेंगे? फिर इलीगल लोड बेरिंग बना के रह देंगे और बेच देंगे। फिर आप बोलोगे शहर में इलीगल काम हो रहे हैं। तो जब टीडीआर जनरेट नहीं होगा, तो हमारे जो अभी आपने देखा होगा उल्लासनगर में 35-35, 30-30 माले के टावर बन रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, आजू बाजू में हमारे आ गए। तो जब उसको टीडीआर मिलेगा ही नहीं, तो हाई राइज बिल्डिंग कैसे बनेगा? और टीडीआर कहाँ से जनरेट होता है? 2 चीज़ों से जनरेट होता है। एक, अगर मैं लैंड सरेंडर करूँ तो वहाँ से होता है, लेकिन इतनी रिजर्वेशन लैंड नहीं है जहाँ से हमारा टीडीआर 100% शहर को मिल सकता है। तो दूसरा ऑप्शन होता है, आप रास्ते बनाओ, गार्डन बनाओ, शहर का विकास करो, और उस विकास के एवज में हमसे एमेनिटीज टीडीआर लो। जब तक आपका जेकी भाई टीडीआर जनरेट नहीं होगा, आपका टावर बनेगा कैसे? और आप जो शहर की जनता को 6 स्क्वायर किलोमीटर में रहने के लिए मजबूर कर रहे हो, ऐसे तो आप कभी बढ़ा नहीं पाओगे। नहीं, ऐसे ही बढ़ाना है, ऐसे ही बढ़ेगा। तो ऐसे बढ़ने की वजह से टीडीआर आया है ना। हाँ। ऐसे बढ़ने की वजह से यूडीसीपीआर में आपको प्रीमियम, इंसेलरी और बेसिक एफएसआई का बेनिफिट मिला है ना। तो ये तब होगा जब शहर के अंदर टीडीआर जनरेट होगा। आप टीडीआर जनरेट होगा तो भ्रष्टाचार हुआ, टावर बने तो भ्रष्टाचार हुआ, प्लान पास हुआ तो भ्रष्टाचार हुआ। प्लान पास होता नहीं है, उसके पहले डॉक्यूमेंट बाहर चले जाते हैं महानगर पालिका। मैंने कमिश्नर साहब से कंप्लेंट की, क्यों? उसका हेतु क्या है? कौन लोग हैं महानगर पालिका के अंदर नीचे से ऊपर तक जो डॉक्यूमेंट बाहर पहुंचाते? कोई तो होगा। क्यों इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है? उनके ऊपर आपको लगाम लगानी पड़ेगी। मैंने कमिश्नर साहब को बोला, तो जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को ऊपर आप ध्यान दो, रेगुलेशन के ऊपर ध्यान दो, और जो ये गलत तरीके से शहर में वायरल हो रहा है कि पूरा शहर गलत है, उसको रोको। सारे कंप्लेनर बुरे नहीं हैं, और सारे कंप्लेनर अच्छे भी नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो शहर के लिए जी रहे हैं, कुछ लोग हैं कि शहर के गलत चीज़ों को ध्यान ला रहे हैं और उसके ऊपर उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो सारे लोग बुरे नहीं होते, सब माहिती अधिकार मांगने वाले लोग बुरे नहीं होते, वो हमारे शहर पे कहीं ना कहीं कमान रखते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि सारे शहर के अंदर जो न्यूज़ जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए। सही है। पूरा शहर गलत है, ये मैसेज मेहरबानी करके किसी के भी चैनल पे या ग्रुप में या सोशल ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप पे जब जाता है तो हमें दुख होता है। इस चीज़ को आपको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। और बाकी रही बात शहर के विकास की, तो हमारे जो अभी कमिश्नर साहब नए आए हैं, कल मैं पहली बार उनका मेरा मुलाकात हुआ, वो भी हम लोग जो मीटिंग था उसमें मुलाकात हुआ, और उसमें मुझे लगा कि वो एक्टिव हैं। मुझे लगता है कि वो शहर के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं और शहर में अच्छा काम होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है उनके तरफ। और
शहर का अच्छा होगा, ये मैं अभी थोड़ा मुझे समझ रहा है, क्योंकि कल हमारी हर बातों को कमिश्नर साहब ने बहुत सीरियसली सुना और उसको पॉइंट नोट किया। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स आगे नहीं आए। और एक मैंने उठते उठते एक सारे आर्किटेक्ट्स, आपके चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूँ, सारे आर्किटेक्ट्स और सारे कंस्ट्रक्शन लाइन के जो व्यवसायिक लोग हैं, जो बिल्डर है, जो शहर के अंदर माहौल बना हुआ है कि पूरा शहर इलीगल है, पूरा शहर गलत तरीके से बन रहा है, सारे बिल्डर्स को और सारे आर्किटेक्ट्स को एक मंच पे आके एक यूनिटी बनानी चाहिए। हमको गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करना है, लेकिन अच्छे लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना है। तो एक यूनिटी बननी चाहिए। जब सारे लोग मिलके शहर के विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे, जब कमिश्नर साहब हो या महानगर पालिका हो या बाकी के अधिकारियों को, जब हमारी पूरी यूनिटी जाके वहाँ बैठेगी और जब बताएगी कि यहाँ पे ये ऐसा नहीं, ये कंप्लेंट गलत है, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा हुआ है, या इसमें हम सुधार कर सकते हैं या इसको रिवाइज कर सकते हैं, तो उसको हरासमेंट और टॉर्चर नहीं किया जाए। सही है आपकी बात। तो उसमें क्या होगा कि हम जब सब लोग मिलके एक साथ में जब हम अपनी बात को रखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है जेकी भाई कि आप शहर के बहुत अच्छे नागरिक हो, आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए भी हो। मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ। 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए। और भी आपके नेचर को मैं जानता हूँ कि आपका शहर के प्रति प्यार है। प्यार तो है, प्यार बहुत है। प्यार है। और आप शहर को अच्छे से जानते भी हो। आपने बचपन यहाँ गुजारा है। आपको हर एक मोमेंट, हमारे शहर की हर एक तकलीफ, हमारे शहर के व्यापार की तकलीफ, लोगों की तकलीफ, पानी की तकलीफ, कचरे की तकलीफ, रोड की तकलीफ, असामाजिक तत्वों की तकलीफ, सही, आपको सब पता है। तो आप शहर को इस सारी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आगे भी अच्छा काम करेगा। बिल्कुल करेंगे। और अच्छे से आप शहर के मुद्दों को लेते हो, इसके लिए मैं आपका एक बार वापस धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज राजा गिबरानी जी से बात करते हुए, और अच्छी जानकारी लेते थे। लग रहा है हमें भी पता ही नहीं चला समय का कि समय कितना बीत गया, लेकिन जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी सभी शहरवासियों के लिए। और सभी शहरवासियों को निवेदन है कि गौर से देखिएगा, काफ़ी अच्छी जानकारी आज राजा गिबरानी जी ने आप सबके सामने रखी है। और जाते हुए खाली इतना ही कहूँगा कि आने वाला चुनाव विधानसभा का एक किस्मत बदलने वाला है उल्लासनगर शहरवासियों का। तो कृपया अपने मतदान का ज़रूर मतदान करें। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।